हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आपको पता है हमने 2024 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने कल तक किए थे उससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करते हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चनों को। आइए चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर ये आपने देख रहे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ क्वेश्चन जो है 20 तक हमने कर लिए थे। आइए बाकी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं और 21 से हमको क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है, शुरू कर देना है। यहाँ तक देख लीजिए, आ जाइए, चलिए समझिए। हमने कहा पर सर, यहाँ पर एक कॉपर की बॉल है जिसकी डेंसिटी है बच्चा कितना, 8.0 ग्राम, और पर आपको सीसी में दे रखा है। अच्छा, इन 1 सेंटीमीटर डायमीटर उसकी, इमर्स्ड इन ऑयल। अच्छा, इस ऑयल में अगर उसको डुबाया गया है जिसकी डेंसिटी कितनी है, 0.8 है। यहाँ पर 8.0 इसकी डेंसिटी है कॉपर बॉल की, जबकि ऑयल की डेंसिटी 0.8 है। ध्यान रखिएगा, द चार्ज ऑन द बॉल इज द इमर्स्ड जस्ट सस्पेंडेड ऑयल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डुबाया जाता है तो उस पर कितना चार्ज आएगा, जबकि जबकि यहां पर भी दे रखा है कि वो जो फील्ड है उसकी डेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपकी 600 पाई और वोल्ट पर मीटर में आपकी दे रखी है। ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन आपको कितनी है ये आपको दिखाना है, आपको बताना है। तो हमको पता है, आप थोड़ा सा इसको लॉजिक लगाना। ये यहाँ पर ग्राम में दे रखी है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर इसको लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर इसकी डायमीटर भी दे रखी है, इसकी डायमीटर कितनी है तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आ जाएगी वो उसकी कितनी आ जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डेंसिटी जो आ जाएगी कॉपर बॉल की वो कितनी आ जाएगी आपकी 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आज की आ जाएगी। साथ साथ आपके डेंसिटी ऑफ ऑयल की कितनी है, 0.8 है। तो 0.8 में वापस अगर 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। इन सभी से अगर आप लेकर कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चों, इन सभी से अगर आप लेकर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 600 भी दे रखा है। और मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक बात तो तय है कि सर यहाँ पर 6 पाई और इनके बीच में अगर रिलेशन देखा जा रहा है तो लगभग कितने का जाएगा, 2 का रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहला वाला और तीसरा वाला आंसर तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 आ रही है इनकी वैल्यू। अब रही बात आपके 10 की पावर की, तो 10 की पावर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पावर जो है वो इवन नंबर में नहीं आएगा, तो किस में आएगा, ओड नंबर में आएगी। तो हमने कहा 10 की पावर कितनी आ सकती है, -5 जो है अप्रोक्स आ सकती है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर हम जजमेंट लगाएं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम के अप्रोक्स इसका आंसर आ सकता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताएं आप, अ मेटल वायर ऑफ सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। आपको बताना है एक मेटल वायर है जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या कर रखा है, डुबो रखा है। व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीज, और आपने जो है मेटल वायर का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी या कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये हमको पता है, हम सब जानते हैं, हमको पता है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, गलत हो जाएगा सर। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ये भी गलत हो जाएगा सर। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये सही है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। इसका मतलब बताइए बताइए हमको एक और बात बता रखी है, क्या बता रखी है, टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीज, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हो जाएगी इंक्रीज, पर आपका जो मेटल वायर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो हमने कहा वो हो जाएगा डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब डी वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट माना जाएगा, डी वाला आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा, फोर्थ वाला, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने, एक रजिस्टर लगाए गए हैं कुछ, और आपको पता है
यहाँ पर टोटल ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस इसका निकालना है। और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तब हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, आर प्लस आर कर देते हैं। और जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे प्लस करते हैं, हमने कहा 1/r प्लस 1/r करके प्लस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इस तरीके से, R1 R2 अपॉन में आ जाता है R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है पैरेलल के लिए, और सीरीज का तो R प्लस R डायरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप बताइए यहां पर अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं, सर ये वाला और ये वाला किस में है, तो हमने कहा सीरीज में है, तो दोनों डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, कितना आ जाएगा, तो हमने कहा इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 ओम। 8 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इन दोनों के साथ ये 8 किस कॉम्बिनेशन में है, 8 के साथ 8 हमारा पैरेलल में है। और पैरेलल का तरीका क्या है, पैरेलल का तरीका है दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस दोनों को प्लस कर दो। तो हमने कहा सर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और साथ में प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो आपका 4 है, ये जो आपका 4 है, ये जो आपका 4 है, और ये जो आपका 4 है, ये तीनों किसमें है, तीनों सीरीज में है। तो हमने कहा टोटल जो इनका आएगा ना, टोटल जो इनका आएगा ना इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 4 यानी 12 ओम आ जाएगा। अब 12 ओम ये सबका इक्विवेलेंट आ गया। तो अब बताइए मुझे ये 12 के साथ ये किस कॉम्बिनेशन में है, तो हमने कहा 12 के साथ ये 12 भी पैरेलल में है। तो इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 12 और 12 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 × 12 डिवाइड बाय 12 + 12, ये ना जाएगा 24। और 24 ऊपर आपका 12 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम। तो इसका मतलब इन सबका जो इक्विवेलेंट आएगा यहाँ तक का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। और हम सबको पता है ये जो है ये भी 6 है, ये जो है ये भी 6 है, और ये जो है ये भी 6 है। मतलब तीनों को हम प्लस करेंगे टोटल कितना जाएगा, 18 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का आंसर क्या जाएगा, 18 ओम जो है हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे, आपके सामने ये एक अगला सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चा, अ सेल ऑफ ईएमएफ, एक सेल है मेरे बच्चा, एक सेल का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ 1.1 वोल्ट है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब पहली सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.5 दे रखा है। अच्छा, वो जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो दे रखा है उससे कनेक्टेड है, जो भी 0.5 है। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा कितना, तो हमने कहा 0.5 आ जाएगा आपका 1 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इसमें से सर करंट कितना फ्लो होगा, तो हमने कहा करंट निकाल लेते हैं इनमें से फ्लो होने वाला करंट। फ्लो अगर हमें निकालना है तो ईएमएफ में हमें टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। और टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, तो हमने कहा ईएमएफ हमारा कितना है, ईएमएफ हमारा है 1.1 है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 1 है। इसका मतलब करंट हमारा आ जाएगा 1.1 एम्पियर। 1.1 एम्पियर हमारा टोटल करंट आ जाएगा। अब क्या बोल रखा है, अनदर सेल सेम ईएमएफ, एक दूसरे ईएमएफ की जो सेल है, एक और सेल है, ये मान लो पहली सेल इसका ईएमएफ E1 था, तो दूसरी सेल उसका ईएमएफ अगर कितना है, वो भी 1.1 वोल्ट है। इसको क्या कर रखा है, इसको कनेक्टेड किया गया है, वो भी सीरीज में। अच्छा, कनेक्शन इंक्रीजिंग द करंट बट द करंट इन द वायर रिमेन सेम। आपको बता रखा है करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में, मतलब बाद में जो करंट आ रहा है वो उतना ही है जितना पहला है। पहले करंट कितना था, 1.1 है, बाद में भी करंट आपका 1.1 एम्पियर है। तो आप बताइए उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा सेल का, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है कि वो जो सेल है दूसरी वाली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आपके सामने प्रश्न है। तो हमने कहा सर एक बात बताइए, हमने कहा सर उसको सीरीज में जोड़ा है तो डायरेक्ट प्लस होगा रेजिस्टेंस, बिल्कुल प्लस होगा। तो एक बात बताइए, हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, अच्छा टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, टोटल ईएमएफ आएगा। तो हमने कहा सर टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, हमने कहा सर दोनों सेलों को सीरीज में जोड़ा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल जुड़ जाएगा। यानी एक का आपका 1.1 है, दूसरे का भी क्या है 1.1 है, तो 2.2 टोटल ईएमएफ आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया। तो सर फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें ना बच्चा, तो वो तीनों का सम आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पहले का,
दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका मतलब इनका पहले का 0.1 है, 0.5 है, 0.5 है, ये तो क्या है पहले से, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 1 आ रहा है, और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपको पता नहीं, इसको मैंने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया है। तो अब क्या हमारा करंट वही रहेगा? बिल्कुल सर। तो हमने कहा सर वापस से मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। कौन सा फार्मूला? हमने कहा सर वापस से मैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू तो हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन टोटल रेजिस्टेंस जो कि आपका कितना है 1 प्लस R2 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। अच्छा ईएमएफ कितना है 2.2 है, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में हम करेंगे कितना, टोटल करंट, करंट कितना है आपका 1.1 है, इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम, तो हमने कहा 2 टाइम होगा, ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा सेकंड सेल का वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ओम इज अ करेक्ट आंसर। 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस वाली अगर सेकंड सेल को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो हमारा जो करंट है वो उतना ही मिलेगा जितना कि पहले मिल रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए आप कि सर पी क्यू आर एस जो है 4 आपके बायर है। बिल्कुल सर, पी क्यू आर एस हमारे 4 बायर है। तो हमने कहा सर ये हमारा इस तरीके से हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का बना रखा है। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका S है। और हम सबको पता है कि P अपॉन Q इजिकल टू होता है R अपॉन S। और हम सबको पता है यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, P जो दे रखा है वो 3 है, Q दे रखा है वो भी 3 है, R जो दे रखा है वो भी 3 है और S दे रखा है वो 4 है। पर हमने को पता है 3/2 या 3/4 है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब S में कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा, एस में कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा। तो आखिरकार एस में क्या चेंजेस आएगा देखते हैं, समझते हैं, आइए सीखते हैं। अच्छा, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, द रेजिस्टेंस ऑफ विच एस मस्ट बी शंटेड। मतलब एस के दोनों तरफ क्या कर रखा है, एस पर हमने क्या रखा है, एस के दोनों तरफ हमने एक शंट लगा रखा है। अब बताइए अगर ये एस है इसका रेजिस्टेंस, तो शंट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने कहा शंट के रेजिस्टेंस को मैंने आर एस बोल दिया, रेजिस्टेंस ऑफ शंट बोल दिया। और यहाँ तक कि ये अगर आपका एक शंट है, ये अगर आपका एक शंट है, अच्छा शंट क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो हमने इसको इस तरीके से लगा दिया, ये आपका एक शंट लगा दिया और इसके रेजिस्टेंस को मैंने आर एस बोल दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, जो कि आपने पैरेलल में लगाया है। तो अब बताइए इस आखिरकार मैं कितने शंट के रेजिस्टेंस को, कितने रेजिस्टेंस वाले शंट को जोड़ूं ताकि ये इक्वल आ जाए, ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए, तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि सर एक बात बताइए, इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है, मुझे आर डैश अगर निकालना है, तो बताइए इन दोनों का इक्विवेलेंट मतलब शंट का और एस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है, आर डैश अगर निकालना है, तो अभी मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर दो, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ये हमारा पैरेलल में है, ध्यान रखना। चलिए, तो हमने कहा आर एस जो है शंट जो है उसका रेजिस्टेंस जो कि हमको पता करना है, याद करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये जो एस है इसकी वैल्यू तो आपको 4 दे रखी है, तो हमारा ये 4 आर एस हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा आर एस प्लस एस। यहाँ पर मतलब आर एस जो है आपको पता नहीं है, लेकिन प्लस क्या है एस तो आपको पता है 4 है। चलिए, आर डेस जहां भी आएगा वहां पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। और हम सब जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बोलता है पी अपॉन क्यू इक्वल टू होता है आर अपॉन एस। P अपॉन क्यू इजिकल टू होता है R अपॉन एस। और एस अब एस नहीं रहा, एस तो जो है ये पूरा हो गया है, और एस पूरा हो गया मतलब वो क्या है, वो आपका आर डेस है। तो हमने डिवाइड में क्या लिख लिया, डिवाइड में R अपॉन आर डेस लिख लिया है। चलिए, आर डेस की वैल्यू क्या है वो हम पुट कर देते हैं। तो हमने कहा सर P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू आपकी 3 है, Q की वैल्यू आपको 3 है, R की वैल्यू आपकी फिर भी 3 है, और अपॉन में क्या है आर डेस। तो आर डेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने कहा अपॉन में अगर हम आर डेस लिखेंगे तो ये आर एस प्लस 4 कहां चल जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। तो आर एस प्लस 4 ऊपर चला गया, नीचे कौन आ गया, नीचे आपका 4 आर एस आ गया। तो आप बताइए आर एस की क्या वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से ये 3 3 कैंसिल हो गया, 4 आर एस आएगा मल्टीप्लाई में, इधर कौन आ गया, इधर आपका 3 आर एस आ गया है। अच्छा, और प्लस करेंगे 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप बताइए आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आर एस 4 आर एस में से माइनस होगा क्या आ जाएगा, आर एस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 ओम आ जाएगी। इसका मतलब इस एस के साथ अगर हम शंट लगाएंगे ना, एक शंट लगाएंगे ना 12 ओम का, तो हमारा ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। मतलब आपको बताना है कि एस मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर दैट द ब्रिज में बी बैलेंस। आपको बताना है वो शंट कितने का होगा, तो हमने कहा वो शंट हमारा 12 ओम का होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए,
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए थिन बार मैग्नेट एम, आपको बता रखा है एक थिन बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है। अच्छा, इट इज बेंड इन ए सेमी सर्कल, आपको बताना है इसको सेमी सर्कल में हमने क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उसका जो पोल स्ट्रेंथ और उसकी जो लेंथ है उसी को हमने क्या बोल रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट बोल रखा है। मतलब अभी आपका मैग्नेट इस तरीके का था जिसकी लेंथ एल थी और जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम थी, ठीक है सर। अच्छा, हमने इसको सेमी सर्कल में क्या कर रखा है, घुमा दिया है, इस तरीके से घुमा दिया है सेमी सर्कल में। तो अब बताइए इसके जो दोनों पोल है उसमें से एक पोल तो एम है, दूसरा भी एम है। अच्छा, तो हमारा साथ में दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस आती है। अगर मुझे नया मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस आएगी। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है, तो ये हो जाएगी 2r। कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो अब बताइए मुझे कि सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालूंगा तो कितना आएगा। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ निकालेंगे ना तो वो कितनी आती है, तो हमने कहा पाई आर आती है। क्यों सर, क्योंकि ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस है आपकी हेमी सर्कमफ्रेंस, एक्चुअल में तो पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, पाई आर में कन्वर्ट किया है। तो अब बताइए यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी एल डिवाइड बाय पाई। क्या आ जाएगी मेरे बच्चा, एल डिवाइड बाय पाई आ जाएगी। तो एम इज ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इंटू 2 इंटू आर, और आर का मतलब क्या आया, आर का मतलब एम डिवाइड बाय पाई आ गया है। तो बताइए यहाँ पर एम डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमने कहा एम और एल की जगह तो हम लिख देंगे कैपिटल एम, एम और एल की जगह तो हम लिख देंगे कैपिटल एम, और इनटू में 2 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा पाई, 2m डिवाइड बाय पाई जो है आपकी नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। 2m डिवाइड बाय पाई यानी 4 वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। इसको याद रखना। हमने क्या करा, मैग्नेट को हेमी सर्कल में डिवाइड जो है घुमा दिया है, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 2m डिवाइड बाय पाई। अगला क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर मस्ट हैव, आपको बताना है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं, तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी जो परमेबिलिटी है, उसकी जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो हमने कहा उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। मतलब लो वाला आंसर तो अपने आप गलत हो जाएगा। और कम क्या होनी चाहिए, जो उसका हिस्टेरेसिस जो है लॉस है वो कम से कम होना चाहिए। तो हमने कहा परमेबिलिटी हाई और लो हिस्टेरेसिस लॉस, इसका मतलब सेकंड वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना, परमेबिलिटी ज्यादा और हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, कम से कम होना चाहिए, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ अ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताना है एक रेडियस है, magnetic field perpendicular to the help of the ring if the rate of which of the magnetic field, अच्छा rate of the magnetic field मतलब dv अपॉन dt की बात कर रहा है जो उसने x दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बतानी है, क्या बतानी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है, जो कि आपको आपको द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बतानी है तो E इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बतानी है E इज इक्वल टू द, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईएमएफ और डिवाइड में चाहिए उसकी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या आएगी, सर्कमफ्रेंस मतलब आ जाएगी आपकी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर आ जाएगी। ये आपकी इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है। अब मुझे ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है मुझे निकालना है ईएमएफ। तो अब ईएमएफ कैसे आएगा, ईएमएफ कैसे आएगा ये याद रखना। चलिए तो हमने कहा सर ईएमएफ निकालने का तरीका सिंपल है, ईएमएफ निकालने का तरीका सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टी फाई माइनस टी फाई डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, dt करना पड़ेगा, डी फाई डिवाइड बाई dt करना पड़ेगा। तो आप बताइए डी फाई का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं फाई का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो माइनस फाई का मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन में आ जाएगा dt और साथ में आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो ईएमएफ कितना आ गया, तो माइनस dB अपॉन dt का मतलब तो x हो जाएगा जो आपको दे रखा है, dB अपॉन dt का मतलब तो x हो जाएगा, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका ईएमएफ। तो हमने कहा सर ईएमएफ अगर आ गया है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस एक्स पाई आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाता है 2 पाई आर। तो आप बताइए आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ईएमएफ कितना आ गया, माइनस का एक्स आर डिवाइड बाई 2 आ गया है, माइनस का एक्स आर डिवाइड बाई 2 आपकी क्या आ गई, इंटेंसिटी आ गई, माइनस का एक्स आर डिवाइड बाई 2, यानी हमारा कौन सा आंसर आएगा, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए इतना याद रखना। अगला बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बताइए 50 हर्ट्ज ये करंट जो है आपका एक 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल में जो है कितना करंट फ्लो हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है, ठीक है सर। और अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, ठीक है सर। तो आप बताइए
इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दे रखा है ना मेरा बच्चा, वो दे रखा है 0.5 हर्ट्ज दे रखा है। अच्छा, हेनरी में दे रखा है 0.5 हेनरी में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है। क्रेज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो कितना इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। चलिए बताएं। चलिए चलिए, तो हमने कहा सर यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी कॉइल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस में मेरे एंगुलर वेलोसिटी और मुझे मेरे प्राइमरी कॉइल की करंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बताइए आपका वोल्टेज कितना आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपको दे रखा है 0.5, ठीक है सर। और आपको पता है ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है, तो हमने कहा ओमेगा जो है आपका 2 पाई न्यू हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 पाई न्यू, जो कि आपकी क्या है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ध्यान रखना। म्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आईपी का मतलब कितना करंट दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है। तो अब मुझे यहाँ पर बताइए V इक्वल टू क्या आ गया, 0.5 आ गया। अच्छा सर, तो बताइए यहाँ पे 2 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी, और न्यू जो है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये रख दिया, और 1 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये जीरो से ये जो आपका पॉइंट है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए कितना बचा, कितना बचा। तो हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 जो हो जाएगा 25, और 25 का अगर हम डबल करेंगे कितना आएगा, 25 का डबल हम करेंगे तो आ जाएगा 50, और 50 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 पॉइंट कुछ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमने कहा लगभग 150 आ जाएगा। ये आंसर याद रखना, 150 के अप्रोक्स जो है आंसर आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला, 150 के अप्रोक्स जो हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या है सर। lower half of a convex lens is made up of opaque, which of the following statement describe the image of the object placed in front of lens। आपको बताना है कि सर यहाँ पर आपको ये जो है आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका क्या है, लोअर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ओपेक। अच्छा, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आपने क्या कर दिया, आधा जो है ना, आधा इसको आपने क्या कर दिया, ढक दिया है। इसको आपने क्या कर दिया है, ढक दिया है, बिल्कुल एकदम प्लेक कर दिया है। तो अब कितना बचा आपका, आधा ही बचा है, बिल्कुल सर। अच्छा, which of the following statement describes in the image of the object placed in the front of lens। आपको बताना है इमेज के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको बताना है नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। इमेज शोल इन हाफ, आधा ही दिखेगी, ऑब्जेक्ट जितना उससे आधी इमेज दिखेगी, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इमेज गेट रिड्यूस, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इन चारों में से आपको एक आंसर बताना है, जल्दी से। चलिए फटाफट जल्दी से। तो हमने कहा सर एक बात बताइए, सही अगर करेक्ट आंसर है ना, तो वो है बच्चा कौन सा, वो है आपकी इंटेंसिटी। इमेज जो है वो आधी वादी नहीं दिखेगी, इमेज तो पूरी दिखेगी। कोई चेंजेस नहीं आएगा, नहीं सर चेंजेस तो आएगा। कौन सा आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज गेट रिड्यूस, इंटेंसिटी इमेज की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब सही आंसर क्या है, ओनली सी वाला जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी सी जो है, सी वाला जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए टू स्लीट आर मेड 0.1 मिलीमीटर अपार्ट एंड स्क्रीन, मतलब जो दो स्लीट है वो कितने की है, 0.1 मिलीमीटर है। मतलब इसके 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में आ गया। और स्क्रीन के बीच, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको अगर मैं डी बोल रहा हूं, वो कितनी है बच्चा मेरे, 2 मीटर है। आपको फ्रिंज सेपरेशन व्हेन लाइट वेवलेंथ, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ जो दे रखी है आपकी, वो कितनी दे रखी है, वो आपकी 5500 नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करा, 10 की पावर -9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आपको क्या बताना है मेरे लल्ला, मेरे लल्ला आपको बताना है कि करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको फ्रिंज सेपरेशन आपको बताना है, ये सही आंसर आपको बताना है। बताइए क्या आएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाफट। चलिए चलिए, तो हमने कहा सर यहाँ पर मुझे फ्रिंज ब्रीथ अगर बतानी है, फ्रिंज ब्रीथ अगर मुझे बतानी है तो उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। आपको पता है ये जो डी है ये स्क्रीन की डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है, तो हमने कहा स्मॉल डी जो है वो स्लिट डिस्टेंस है, और बीटा आपकी फ्रिंज ब्रीथ है, और लेमडा क्या है आपकी आपकी यूं कहें कि वेवलेंथ है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 10 टू द पावर -9 है, ओके सर, इंटू डी की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको 2 मीटर दे रखी है, बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा अगला क्या है सर,
स्मॉल डी की वैल्यू 0.1 और वो भी 10⁻³ दे रखी है। तो अब आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो हमने कहा सर ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल सर, 2 जीरो अपने आप पहले से लगी है। बिल्कुल सर, इसका मतलब 3 जीरो से ये जो आपकी 3 जीरो ये तो कैंसिल हो जाएगी, मतलब पावर कितनी बचेगी, -6 बचेगी। अच्छा ओके, सही है, ठीक है। 10⁻³ से ये कैंसिल होगा तो 10⁻³ बचेगी। बिल्कुल सर, सही बात है, एकदम करेक्ट आंसर है। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लग जाएगी, इसका मतलब ये एक जीरो से ये जो 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 पावर बचेगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर आया 10⁻² का मतलब क्या होता है, क्या दे रखा है, नहीं सर, 10⁻² का मतलब होता है कितना, 10⁻² का मतलब होता है 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा, 10⁻² मीटर में आया है और 10⁻² का मतलब क्या होता है आपका, 10⁻² का मतलब हो जाता है कि सर यहाँ पर आ रहा है आपका 1 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर रहेगा, कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग अ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर में आपको दे रखा है। जो आपका ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है वो कितनी, मेरे लल्ला 10 मीटर में दे रखी है। अच्छा, तो आपको बताना है आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो आपकी 10 सेंटीमीटर में है। बिल्कुल है। तो अब बताइए टेलीस्कोप दैट ट्यूब लेंथ ऑफ मैग्निफिकेशन रेस्पेक्टली, ये अगर 10 मीटर में है तो क्यों ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो हमने कहा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इतना आएगा, तो हमने कहा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही सर, 100 सेंटीमीटर में ये आ जाएगा, इसका आंसर सही बात है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्यों ना इसको हम जो है सबसे पहले क्या बताएंगे, ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ट्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी लल्ला, तो हमने कहा ट्यूब की लेंथ हो जाएगी हमारी, ट्यूब की लेंथ हो जाएगी हमारी। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान रखना, ये जो दे रखा है ना लल्ला, ये आपकी इसमें 10 मीटर में है और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर का मतलब हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 10 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो अब बताइए मुझे अगर क्या निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की फोकल लेंथ को प्लस कर देना है और कुछ नहीं कर देना है। एक की फोकल लेंथ कितनी है 1000 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 1010 जो है वो क्या आ जाएगी, अब वो आज आपकी सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर की तो वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी सर, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एफ ओ में एफ ई से डिवाइड करना पड़ेगा। एफ ओ मतलब कितने सेंटीमीटर है, एफ ओ का मतलब कितने सेंटीमीटर है, तो हमने कहा एफ ओ का मतलब 1000 सेंटीमीटर है और आपको पता है एफ ई का मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है कि सर एक 20 गलत हो जाएगा, 1000 गलत हो जाएगा, 1010 सही है, 1010 सही है, पर सही आंसर क्या आएगा, लास्ट में 100 भी आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर 4 वाला आएगा, थर्ड वाला अपने आप में गलत आंसर आ जाएगा। इतनी आ जाएगी टेस्ट ट्यूब की लेंथ, उस आपके टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ, और 100 क्या आ जाएगी, 100 उसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपको कुछ बातें बतानी है। हम सबको पता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, एन के जो रेडियस होती है बोर के अकॉर्डिंग वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गलत, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा बोर ने कहा था, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हाँ सर, ये देखो ये बात सही है, डी वाला आपका ऑप्शन सही है, ए वाला गलत है, दोनों एक जैसे हैं, मतलब यहाँ पर एक अगर सही है तो एक गलत है। चलिए, अगला क्या है, स्पीड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 1/n की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/n स्क्वायर, हाँ सर, यहाँ पर ये जो आपकी टोटल एनर्जी है वो भी आपके 1/n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एन स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट भी सही है, सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, एक गलत है, मतलब ए वाला जो स्टेटमेंट गलत है, यहाँ ए आ रहा है गलत हो जाएगा, यहाँ ए आ रहा है मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये ए आ रहा है ये भी गलत हो जाएगा, पी और सी और डी, चारों तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है चारों में से वो करेक्ट माने जाएंगे। किसके लिए, बोर के ऑर्बिटल के लिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए।
फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी है ना, उसकी अगर हम डबल करेंगे तो क्या आएगी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो बताओ आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? तो हमने कहा फुल वेव में मतलब डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो 100 हर्ट्ज जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 100 हर्ट्ज हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी माननी चाहिए। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, जो कि हम करेंगे कल हम मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। मिलते हैं कल बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।